हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके सारे ऑप्शन सही होने पर आपको +4 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा और यहाँ पर पार्शियल मार्क्स हर एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको +1 मार्क्स का प्रोविजन है। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेगा और आपने जो को भी ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आपको -2 मार्क अवार्ड किया जाएगा। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है और यह कंप्लीट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से लिया गया है और यह आईआईटी जेईई का एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें ऑलमोस्ट उसने इंटायर सॉलिड स्टेट के कंसेप्ट को यूज कर लिया है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एटम्स ऑफ मेटल, तो 3 मेटल के एटम दिए हुए हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, कह रहा है कि जो एक्स मेटल है ना फॉर्म एफसीसी यूनिट सेल बनाता है और जिसका एज लेंथ क्या है, एलएक्स है। तो एक्स एटम जो है जिसे मैंने रेड कलर में दिखाया है यह एफसीसी यूनिट सेल बनाता है और इसका एज लेंथ क्या है, एलएक्स है। जो वाई एटम है वो क्या बनाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है और इसका एज लेंथ क्या है, एज लेंथ एलवाई है। ठीक है, और जो जेड एटम है जिसे मैंने गोल्डन कलर में दिखाया है यह एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है और जिसका एज लेंथ क्या है, एलजेड है। यहाँ पर यूनिट सेल का तो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में दे दिया, फिर सेकंड पार्ट में बोला है कि आरजेड और आरवाई में रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आरवाई और आरएक्स में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आर का जो यहाँ पर गिवन जो डाटा है, गिवन डाटा को अगर आप देखें तो आर एक्स, आर वाई और आर जेड क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल्स एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो आर क्या है, एटॉमिक रेडियस है। और यहाँ पर जो ये एमजेड का जो रिलेशन दिया हुआ है, एमजेड और एम वाई का रिलेशन, तो इसमें एम क्या है, एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड आर द मोलर मासेस ऑफ मेटल्स एक्स, वाई एंड जेड। मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल में हम लोग लिखते हैं, तो ये मोलर मासेस है। तो यह फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एमजेड और एम वाई का रिलेशन दिया हुआ है, सेकंड में आपको एमजेड और एम एक्स का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है और इसके बेसिस पर आपको क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर फाइंड करने हैं। तो स्टेटमेंट्स में, तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या क्या स्टेटमेंट है, पहला पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एक्स को, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल वाई फाइंड करना है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल जेड फाइंड करना है। इन तीनों के डाटा को आपको कंपेयर करना है, क्या ये जो रिलेशन दिया हुआ है वह सही है गलत है। फिर एल वाई जो एज लेंथ ऑफ वाई का यूनिट सेल जो है और जेड के यूनिट सेल में ये रिलेशन पूछा गया है। इसी तरह एल एक्स एल वाई में रिलेशन पूछा गया और डेंसिटी में रिलेशन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट रीड कर लिया। अब ये हम लोग जो डाटा दिया हुआ है ना, डाटा को क्या करेंगे, डाटा को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, है ना, सिंपल फॉर्मेट में डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो जो हमें डाटा दिया हुआ है उसमें 3 एटम्स दिए हुए हैं ना, एटम दिए हुए हैं और उसके यूनिट सेल दिए हुए हैं और एज लेंथ दिए हुए हैं। तो एक्स एटम दिया हुआ है, वाई एटम दिया हुआ है और जेड एटम दिया हुआ है और तीनों के यूनिट सेल क्या है, एक्स एटम क्या बनाता है, एफसीसी बनाता है, फेस सेंटर क्यूबिक, जिसका एज लेंथ क्या है, एलएक्स है। वाई एटम बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाता है जिसका एज लेंथ एलवाई है और जेड एटम क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है और इसका एज लेंथ क्या है, एलजेड है। ठीक है, इसके बाद जो हमें रेडियस का डाटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट का रेडियस, एटम का रेडियस क्या है, आर एक्स है, सेकेंड का जो रेडियस है वो आर वाई है और आर वाई का जो वैल्यू है आपको, आर वाई का वैल्यू यहाँ पर आर एक्स के टर्म में दिया हुआ है, तो 8/√3 आर एक्स। ठीक है, तो आर एक्स के टर्म में हम लोगों ने ये डाटा लिख लिया। ठीक है, थर्ड आपको जो डाटा दिया हुआ है वो आरजेड का डाटा दिया हुआ है। आरजेड का डाटा कितना दिया हुआ है, आरजेड का डाटा दिया हुआ है √3/2 आर वाई दिया हुआ है, √3/2 आर वाई दिया हुआ है। लेकिन आर वाई तो हमें ऑलरेडी पता है, आर वाई तो हमें ऑलरेडी एक्स के टर्म में पता है, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, 8/√3 आर एक्स यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर एक्स के जगह पर। जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 8/√3 आर एक्स ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर जेड इक्वल टू 4 आर एक्स हो जाएगा, 4 आर एक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग फाइनल सिंपल वे में लिख देते हैं, आर जेड इक्वल टू क्या हो गया, 4 आर एक्स हो गया। तो ये हम लोगों ने आर एक्स के टर्म में ही तीनों पार्ट को एनालाइज कर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आर एक्स, ये आर एक्स है और ये क्या है, 8/√3। 8/√3 को अगर आप कैलकुलेट करें तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 और ये 8 है ना, ये 8 है। तो 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 17 4 जा 68 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 के बीच का एक नंबर आएगा, तो 4 to 5 आर एक्स आएगा ये। ठीक है, और ये कितना है, ये 4 आर एक्स है। इसलिए मैंने यहाँ पर वाई एटम के साइज को क्या बनाया है, सबसे बड़ा बनाया है, फिर जेड एटम का साइज है और एक्स एटम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि उसका रेडियस सबसे स्मॉल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। अगला जो हमें मोलर मास का डाटा दिया हुआ है, मोलर मास में फर्स्ट के मोलर मास का नाम क्या है, mx है और सेकंड जो मोलर मास मैं लिखने वाला हूँ वो mz इक्वल टू 3mx यहाँ पर दिया हुआ है। mz इक्वल टू 3mx ये डाटा आपको दिया हुआ है mx के टर्म में। ठीक है, और यहाँ पर my हमें लिखना है, तो mz इक्वल टू 3/2 my लिखा है। तो अगर यहाँ से हम लोग my लिखेंगे ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, my इक्वल टू 2/3 mz लिख सकते हैं। ठीक है,
इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और 3 को इधर से डिवाइड कर देंगे। तो इसके बेसिस पर हम लोग my इक्वल टू 2/3 mz लिख सकते हैं। तो my इक्वल टू 2/3 mz लिख सकते हैं, और mz इक्वल टू 3mx हमें बताया हुआ है, mz इक्वल टू 3mx बताया हुआ है। तो इस mz के वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3mx। तो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमें ये इक्वल टू 2mx के बराबर ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया कि ये mx है, इसका मास क्या है 2mx है, my का मास, और mz क्या है 3mx है। तो हम लोग सारे डाटा को हम लोगों ने इसे से इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इस गिवन डाटा का यूज करके हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी हमें डाटा दिया हुआ था, ये गिवन डाटा दिए हुए थे, और इसमें जो हमारे स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसी को अब हम लोग आगे चलकर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो एटम एक्स के बारे में देखें, ये कैसा एटम है, या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, ऑल द एटम्स लाई एट ऑल द कॉर्नर्स प्लस ऑल द फेस सेंटर, ठीक है। और उसके बेसिस पर इसके अंदर 4 एटम्स पर यूनिट सेल आते हैं, 4 एटम्स पर यूनिट सेल आते हैं, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 74% होते हैं। ये पिक्चर मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पैकिंग एफिशिएंसी को कंपेयर करने बोला है। तो एक्स की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई 74%, और इसका यूनिट सेल क्या बनता है एफएसी बनता है, जिसका एज लेंथ क्या दिया हुआ है एलएक्स दिया हुआ है। इसी तरह एटम वाई को देखें हम लोग, तो एटम वाई क्या है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाता है, और इसके ऑल द एटम्स आर लाइंग एट द ऑल कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, ऑल कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, और इसका यूनिट सेल क्या बनता है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनता है, जिसका एज लेंथ एलवाई है, और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है 68% आती है। तो ये आपका 74% हो गया, ये 68% हो गया। और जो थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस में क्या है, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एटम्स लाई ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो इसमें ओनली 1 एटम पर यूनिट सेल होता है, और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है 52.4%, 52.4%, ठीक है। और इसका जो यूनिट सेल होता है वो सिंपल क्यूबिक होता है, जिसका एज लेंथ एलजेड दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी का जो भी डाटा था, एक केस में 74%, एक्स में, फिर इसमें 68% और 52.4%। तो ये वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी 74%, देन पैकिंग एफिशिएंसी 68%, देन पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। तो इस बेस पर ऑप्शन ए हमारा सही है। ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब इसके बाद जो भी हमें डाटा एनालाइज करना है वो एज लेंथ का डाटा एनालाइज करना है, ठीक है। तो उसे एज लेंथ को हम लोग एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो सिंपल प्रॉपर्टी है ना, सिंपल प्रॉपर्टी है हमारा कि जैसे एक्स को देखें, ये एफ सेंटर क्यूबिक को देखें, तो इसमें एटम्स क्या हैं, टचिंग एटम्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, अलोंग द फेस डायगोनल। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि फेस डायगोनल जो है, अगर इसका एज लेंथ अगर एलएक्स है, तो फेस डायगोनल चूंकि ये स्क्वायर का पार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ लेंथ आएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ आएगा, वो कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा √2 LX आएगा, क्योंकि √2 इंटू साइड लेंथ इज द डायगोनल लेंथ ऑफ ए स्क्वायर फेस, ठीक है। तो इसके लंब एक्स एटम है, तो यहाँ पर ये भी आर होगा, RX होगा, ये भी RX होगा, ये भी RX होगा, और ये भी RX होगा, तो ये RX होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर सारे RX को अगर आप सम करेंगे, तो पहला तो रेडियस है, दूसरा डायमीटर है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा फिर से रेडियस है, तो इसके बेस पर क्या होगा, ये 4RX होगा। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एटम्स आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, √2 LX होता है, √2 LX, और ये 4RX के बराबर हो जाएगा, 4RX के बराबर हो जाएगा। इसके बेसिस पर LX का जो वैल्यू है, LX का वैल्यू हम लोग इसे कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल होकर 2√2 आ जाएगा, 2√2 RX आ जाएगा, ठीक है। और √2 का वैल्यू अगर 1.414 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, √2 का वैल्यू 1.414 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसके बेसिस पर LX का वैल्यू हम लोगों ने RX के टर्म में आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अगले हम लोग LY को निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमें ये LX LY और LZ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक है, और इसमें देखेंगे कि आपका जो बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है एटम्स हैं वो टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना लिखेंगे, √3 इंटू LY, √3 इंटू एज लेंथ इक्वल टू 4RY लिखेंगे। तो यहाँ पर भी R, ये 2R हो जाएगा, ये भी R, और ये R, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा। तो इसके बेस पर आप जो LY का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बेस पर LY का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 4/√3 RY लिखेंगे। लेकिन RY का वैल्यू आपको यहाँ से पता है, RY का वैल्यू को आप RX के टर्म में लिख सकते हैं, RY का वैल्यू RX के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जो हम लिखेंगे, तो RY इक्वल टू 8/√3 RX था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा और 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा 32/3 RX, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। और इसे हम लोग सॉल्व करें तो 3 10 जा 30, फिर 2/3 मीन्स 0.67, ठीक है, तो 10.67 RX आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने Ly का वैल्यू निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ RX। तो यहाँ Lx भी हमें इन टर्म्स ऑफ RX पता था और Ly भी RX से टर्म में पता चल गया, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगला जो हमारा लास्ट केस है, लास्ट क्या है, LZ है। तो LZ में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में एटम्स आर टचिंग ओनली अलोंग द एज। तो यहाँ पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पर LZ इक्वल टू क्या होगा 2RZ आएगा, क्योंकि एटम Z फॉर्म कर रहा है, ये है ना सिंपल क्यूबिक। तो इसके बेसिस पर RZ का वैल्यू हम लोग रखना चाहेंगे। RZ का जो वैल्यू है, RZ का वैल्यू कितना है 4RX है, RZ का वैल्यू 4RX है, ये वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन क्या आ गया, LZ इक्वल टू 8RX आ गया, और ये भी RX के टर्म में है, ठीक है। LX, Ly और LZ तीनों का डाटा हमें RX के टर्म में ही अवेलेबल है, RX के टर्म में अवेलेबल है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखें, क्या Ly इज ग्रेटर देन LZ है या नहीं है। तो Ly का वैल्यू कितना है, Ly का वैल्यू है आपका 10.67 RX है, जबकि LZ का जो वैल्यू है वो कितना है 8RX है। तो Ly का वैल्यू ज्यादा है, Ly का वैल्यू 10.67 है, जबकि इसका वैल्यू कितना है 8 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर Ly इज ग्रेटर देन LZ हो गया। तो इसके बेस पर जो हमारा आंसर आ जाएगा ये बी इज आल्सो करेक्ट, बी इज आल्सो करेक्ट। अब सी ऑप्शन को देखिए, Lx इज ग्रेटर देन Ly। Lx का वैल्यू कितना है 2.828 ही है, और Ly तो कितना है 10.67 है, तो 10 तो ज्यादा है, इसलिए Lx इज लेस देन Ly है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। Lx क्या है, कम है, Lx कम है, ठीक है। अब हम लोग अगला जो हमें क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग जब चलेंगे आगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, Lx का जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला है उस वैल्यू को हम लोग ये ऊपर लिख लेते हैं, है ना। तो ये वैल्यू को मैं यूज कर लेता हूँ, Lx इक्वल टू 2√2RX। तो Lx का वैल्यू क्या लेंगे, ये वैल्यू मैंने Lx का ये वैल्यू यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी तरह Ly का वैल्यू क्या लिख देंगे 32/3RX है, 32/3RX Ly का वैल्यू है। इसी तरह LZ का वैल्यू क्या है 8RX है, ठीक है। तो ये जो फाइनली हम लोगों ने Lx, Ly, LZ का वैल्यू यूज कर लिया, और इस डाटा के बेस पर हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इस डाटा के बेस पर ही हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो Lx, Ly और LZ का वैल्यू मैंने जो हम लोगों ने निकाला था वो वैल्यू उन्होंने लिख लिया, ठीक है। हमें डेंसिटी सिर्फ x और y का ही कंपेयर करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। मास ऑफ द यूनिट सेल क्या है, जो भी यूनिट सेल का मास आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि उसके अंदर एटम्स हैं। तो जो भी कि मास ऑफ द एटम्स लाइंग इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो क्यूब के वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, एज लेंथ का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना, ये क्यूब है, तो एक क्यूब फार्मूला जो हम यूज करते हैं, एज लेंथ का होल क्यूब इस द क्यूब का वॉल्यूम दे देगा। और मास ऑफ द यूनिट सेल किस पे डिपेंड करेगा, कि नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, कितने एटम लाई कर रहे हैं, और हर एटम का मास कितना है। तो जितने एटम यूनिट सेल के अंदर होंगे उतना ही मास क्या होगा, यूनिट सेल का मास होगा। तो यूनिट सेल का मास भी आपको मिल जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को एटॉमिक मास दिया हुआ नहीं है, तो एटॉमिक मास को हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक एटम का मास होता है, एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है। तो जब हम लोग मोलर मास लिखें, तो जब मोलर मास दिया हुआ है, तो मोलर मास को जब हम लोग एगार्डन नंबर से डिवाइड करेंगे ना, जब मोलर मास को एगार्डन नंबर से डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मास मिलेगा। इसलिए एटॉमिक मास को अगर मैं मोलर मास के टर्म में अगर लिखना चाहूँ, तो साथ में मोलर मास को नीचे क्या करना होगा, हमें एगार्डन नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और बाकी पार्ट तो सेम ही है, बाकी पार्ट सेम ही है। तो यही हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, और इसके बेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को डी सिंबल से लिखेंगे, डेंसिटी को डी लिखेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को आप क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को जेड लिख दीजिए, ठीक है, जेड लिखते हैं। मोलर मास तो m है, और एगार्डन नंबर Na से लिखते हैं, और एज लेंथ क्या है L है, ठीक है। तो इसके बेस पर हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू L2 है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि सारे पार्ट हमें पता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, और ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, इस फॉर्मूला को हम लोग एटम x डेंसिटी ऑफ x निकालना है और डेंसिटी ऑफ y को कंपेयर करना है। तो हम लोग x का डेंसिटी निकालने के लिए इसे यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ x निकालने के लिए यूज करेंगे। तो dx डेंसिटी ऑफ x निकालेंगे, तो z क्या है, नंबर एटम पर यूनिट सेल किसका लेंगे, जो कि x क्या बना रहा है, फेस एंटिटी बना रहा है। यहाँ पर FCC के लिए लेंगे, z का वैल्यू जो भी 4 आएगा, और mx है, और ये एगार्डन नंबर, और Lx है ना, Lx है। तो इसको जो वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो ये z का वैल्यू क्या है 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो 4 mx आ जाएगा, और एगार्डन नंबर, और ये Lx आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की डेंसिटी आ गई। उसी तरह y की डेंसिटी अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कर दिए, x की डेंसिटी का जो इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह y की डेंसिटी का इक्वेशन लिखेंगे, तो ये क्या है
वाई एटम्स बीसीसी बना रहा है, बीसीसी बना रहा है, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ वाई लेंगे एक ऑर्डर नंबर, और ये एज लेंथ ऑफ वाई लेंगे, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर हम लोग जेड का वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि 2 एटम्स पर होते हैं बीसीसी में, 2 एटम्स पर होते हैं, और एम वाई का वैल्यू जो हमें क्या दिया हुआ है, एम वाई का वैल्यू 2mx दिया हुआ है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है। तो ये 2mx हम लोगों ने वैल्यू एम वाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 4 mx डिवाइड बाई Na इंटू एल वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें ये दोनों डेंसिटी का इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेंसिटी का इक्वेशन मिल गया। इसको हम लोग देखना चाहेंगे ना कि यहाँ पर 4mx बाई Na यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो एक जगह क्या हो रहा है, dx निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको lx क्यूब से डिवाइड करना होगा, और dy निकालने के लिए ly क्यूब से डिवाइड करना होगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि lx का ये जो वैल्यू है ये कितना आया था, 2.8828 rx आया था, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था, 10.67 rx आया था, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, lx का वैल्यू कम है, lx का वैल्यू कम होगा, जब अगर आप डिनोमिनेटर में कम से डिवाइड करेंगे तो ये dx का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये lx का वैल्यू ly से कम है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करें तो जब आप lx से डिवाइड करेंगे तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, dx का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसके बेस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, ए बी डी, और इसमें ऑलमोस्ट आपको सॉलिड स्टेट का सारा कंसेप्ट यूज कर लिया। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका आसान था, फर्स्ट पार्ट जो पैकिंग एफिशिएंसी का पार्ट था वो आसान था, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी उसके मोलर मास पर डिपेंड नहीं करता, वो यूनिट सेल पर डिपेंड करता है और किस तरह की पैकिंग होती है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो क्या होता है कि यूनिट सेल पर डिपेंड करता है, ना कि मोलर मास पर डिपेंड करता है। और ये पैकिंग फ्रैक्शन का तो या पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही है, और ये पैकिंग एफिशिएंसी का तीनों के लिए हमें डाटा भी ऑलरेडी याद ही रहता है, ठीक है। तो ये इजिली आप एक पार्ट को आंसर करेंगे तो +1 मिलेगा, और सेकंड पार्ट क्या है, नॉर्मल रिलेशन का यूज करके एलएक्स एल वाई का रिलेशन फाइंड करना था, और डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम सिंपल फार्मूला का यूज किया। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो इसमें हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए, ए बी डी, और यह जो आंसर है यह जेईई एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर से मैच करता है। सो थैंक्स।